तो किसानों की महापंचायत और इसको लेकर हमने आपको दिखाया था किस तरीके से मुजफ्फरनगर में महापंचायत चल रही है। वहां पर तमाम बड़े किसान नेता शामिल हैं। राकेश टिकैत से लेकर दर्शनपाल से लेकर स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव भी इस महापंचायत में शामिल है और महापंचायत के जरिए आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। तो महापंचायत में किसानों की हुंकार देखने को मिल रही है। किसान इस बार और ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। किसान इस बार और ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। किसानों की मांग यही है कि सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करे, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और इसके साथ साथ एमएसपी को सुनिश्चित करने वाला चौथा कानून भी लेकर आए। मतलब ये यहां पर यह है मकसद कि सरकार भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हैरान हो जाए और सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव भी बने। लेकिन आपको बता दें, फिलहाल दबाव तो बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों पक्ष तो अपनी अपनी बात पर अड़िग हैं और बात पर अड़िग हैं तो संवादहीनता की दीवार भी खड़ी हो गई है और संवादहीनता की दीवार खड़ी है तो संवाद हो नहीं पा रहा और ये जो तकरार है, जो तल्खियां हैं, दोनों पक्षों की तरफ से देखी जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि दोनों पक्षों की तरफ से कई दफा लगातार ये कहा जाता रहा है और वो भी सार्वजनिक मंचों से कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन पहल कौन करे ये समझ नहीं आ रहा। आखिर बातचीत कब होगी ये एक बड़ा सवाल है और इससे भी ऊपर का सवाल महापंचायत को लेकर यह है, क्या महापंचायत के जरिए हल निकल जाएगा? रणनीति तो आप बना लेंगे, लेकिन क्या इस महापंचायत के जरिए केंद्र सरकार दबाव में आ सकती है? क्या केंद्र सरकार दबाव में आ पाएगी? क्या इस महापंचायत के जरिए हल निकल जाएगा? इस महापंचायत में ऐसा क्या है कि इसके जरिए किसान आंदोलन आगे बढ़ेगा? और बड़ी बात यहां पर यह है कि इस महापंचायत के जरिए जो किसानों की पुकार है वो सरकार सुनेगी क्या? तो बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे सवालों को लेकर जवाब ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन गई है जिसका हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो महापंचायत का समर्थन आपको बता दें किन किन राजनीतिक दलों ने किया है। समाजवादी पार्टी ने किया है, कांग्रेस ने किया है, बसपा ने किया है, आरएलडी ने किया है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने भी महापंचायत का समर्थन किया है। और मुजफ्फरनगर में पंचायत क्यों? पश्चिमी यूपी किसानों के लिए अहम है, इलाके में किसानों का दबदबा है। तो हम आपको पूरा सिनेरियो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से गेहूं और गन्ने की यहां पर खेती होती है। गन्ने का बकाया एक अहम मुद्दा है किसानों के लिए, पश्चिमी यूपी में खास तौर पर और पूरे प्रदेश में भी अब एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और किसानों में कृषि कानूनों को लेकर पहले से ही गुस्सा है। यूपी चुनाव में असर दिखाने की कोशिश किसानों की तरफ से की जाएगी, तो यूपी की करीब 100 सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। इसलिए इस महापंचायत के मायने हैं। तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग लगातार किसान लंबे समय से कर रहे हैं और इसके साथ साथ मांग ये भी है कि सरकार एमएसपी को सुनिश्चित करने वाला चौथा कानून लेकर आए। तो किसानों की मांग क्या है? बिजली संशोधन बिल 2020। तो हमने आपको पूरा सिनेरियो समझाने की कोशिश की कि इस महापंचायत को कौन कौन से राजनीतिक दलों का समर्थन है और जो महापंचायत यूपी में हो रही है उसके मायने क्या है। ये भी हमने आपको बताया कि पश्चिमी यूपी बेहद अहम हिस्सा है और यहां पर किसानों का एक अपना अलग ही प्रभाव है और जो 100 से ज्यादा सीटें हैं प्रदेश में, विधानसभा के संदर्भ में देखें तो उसके अपने बहुत मायने हैं। किसानों का यहां पर दबदबा है, यहां पर असर है। इसलिए बीजेपी भी कहीं ना कहीं भीतर खाने से परेशान नजर आ रही है। भले ही ऊपरी तौर पर यह कहती रहे बीजेपी कि किसानों के इस महापंचायत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसान नेताओं के अपने तर्क हैं। और जो महापंचायत मुजफ्फरनगर में हो रही है उस पर पूरे देश की निगाहें टिक गई है और देश की निगाहें इसलिए टिक गई है क्योंकि वहां पर किसान नेताओं की तरफ से दावा किया गया है कि अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत होगी। यहां पर कई लाखों किसान जुटेंगे, एकत्रित होंगे, आगे की रणनीति को लेकर महामंथन किया जाएगा और रूपरेखा तैयार की जाएगी कि किसान आंदोलन को लेकर किस तरीके से अब भविष्य रहने वाला है, क्या उनकी रणनीति रहेगी, क्या रूपरेखा रहेगी और किसान आंदोलन को हम आगे किस तरीके से लेकर जाएं, ये रूपरेखा तैयार की जाएगी। और इसके साथ साथ किसान नेता ये भी दावा कर रहे हैं कि इस महापंचायत में ये भी दावा किया जाएगा और ये भी तय किया जाएगा, ये भी मुकर्रर किया जाएगा कि यूपी में जो बीजेपी सत्ता में है 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी सत्ता में ना आ पाए।
किसान नेता कई दफा कह चुके हैं। और फिलहाल जो हमने आपको बीच बीच में मुजफ्फरनगर हम आपको लेकर गए थे, वहां पर हमने आपको कई किसानों के जो वक्तव्य सुनवाने की कोशिश की थी, उनमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि ये लड़ाई अब आर पार की हो चली है। किसान गुस्से में है, पहले से ज्यादा आक्रोशित है और मकसद यही है, हमारे अंदर धैर्य है और हम रुके हुए हैं। जो 2022 में लोकसभा चुनाव होना है उसमें मोदी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले 2022 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर किसानों का असर देखने को मिलेगा। ये किसान नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो यूपी की करीब 100 सीटों पर इसका असर है, जहां पर किसान बड़ी संख्या में हैं। और यूपी में किसानों के लिए एक बड़ा मुद्दा गन्ना बकाये का भी है। किसान नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 12,000 करोड़ से ज्यादा यूपी सरकार को बकाया देना है। सुरेंद्र सिंह जी उनका तो इस मसले को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले का आखिर हल कैसे निकलेगा, क्या महापंचायत के जरिए हल निकलेगा। एक बार फिर से आपको बता दें कि हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए अशोक मलिक जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं। अशोक मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। अशोक मलिक जी, आपको लग रहा है कि इस महापंचायत के जरिए जो किसानों की पुकार है वो सरकार सुनेगी, क्या कोई हल निकल पाएगा? देखिए, ऐसा है, किसान जो 9 महीने हो गए यहाँ बॉर्डरों पर बैठे हैं और आज ये जो पूरे भारतवर्ष की रैली है, जो किसानों की आज रैली है जी, अपनी बात सुनाने के लिए ही सरकार, क्योंकि गूंगी बहरी सरकार है, इस सरकार कया तक जो नहीं रहेंगी है, इस सरकार को दिखाने के लिए कि वे पूरे भारत का किसान एक हो गया है। अगर सरकार अब भी नहीं समझी तो 2022 में जो आने वाले यूपी के चुनाव में जो है इनका बुरा हाल होगा। और आज जो 300 सवा 300 सीटें लिए बैठे हैं, 100 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी, मुश्किल से 100 सीट आएंगी इस बीजेपी सरकार की, अगर अपनी ऐसी ही हर धर्मिता पर ये बैठी रही तो। अशोक मलिक जी, जिस आप रणनीति की बात कर रहे हैं, जो आप हमें बता रहे हैं और जो किसान नेता भी लगातार बात कहते रहे, आपको लग रहा है कोई असर यूपी चुनाव में पड़ने वाला है आपके इस किसान आंदोलन का? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बंगाल में तो दिखा नहीं असर और किसान इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। देखो जी, बंगाल में भी सरकार वहां ममता की बनी है, किसानों ने वहां भी अपनी बात रखी थी, वहां के लोगों ने सुना। अगर किसान वहां नहीं जाते तो हो सकता है बीजेपी वहां अपनी सरकार बना जाती। और यूपी के अंदर जो हमारे दिल्ली से भी और इधर हरियाणा से भी लगती है, यूपी के अंदर ही वो चुनाव है। और इधर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 105 सीटें ऐसी हैं जो प्योर किसान है यहाँ, और इन सीटों पे तो खाता भी नहीं खोल पाएगी बीजेपी। और बाकी पूरे प्रदेश में इसका बुरा हाल होगा, आप देख लेना। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी तो 2022 में 100 सीटों से भी कम बताने लग रहा है, सीटों में सिमट जाएगी ये। अशोक मलिक जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपने अपनी बात रखी, आपके पास लौटेंगे। चूंकि हमारे साथ आपको बता दें कि बीजेपी के नेता विजेंद्र नेहरा भी जुड़ गए हैं। विजेंद्र नेहरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। विजेंद्र नेहरा जी, हम इस मसले को लेकर कई दफा बातचीत कर चुके हैं। अब सीधे तौर पर किसान नेताओं की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि मकसद यही है कि यूपी में बीजेपी सत्ता किसी कीमत पर नहीं आएगी और किसान नेता जनता को ये समझाएंगे, जनता से आग्रह करेंगे कि बीजेपी को वोट ना दे। क्योंकि देखिए किसान नेताओं के साथ क्या हो रहा है, किसान नेता किस तरीके से सड़कों पर लंबे समय से लामबंद है। देखिए, इस तरह का तो प्रयास पहले भी किया था। राकेश टिकैत जी 2 चुनाव लड़ चुके हैं और यूपी के किसानों ने उनकी बुरी तरह से जमानत जब्त कराई है। यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर गुरनाम सिंह चढ़ूंगी जी और उनकी धर्मपत्नी 2 चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों चुनावों में जमानत बुरी तरह से जब्त हुई थी, 1100 वोट भी नहीं मिल पाई थी उनको। और इससे पहले यूपी, जब ये बंगाल का चुनाव था, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की 3 विधानसभा सीटें थी पहले, वहां से बढ़ के 77 सीटों पे हम पहुंचे थे किसानों के आशीर्वाद से। पहली बार देश के इतिहास में बंगाल में इतनी सर्वाधिक सीटें, प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला था। भले ही सरकार हमारी नहीं बन पाई, लेकिन फिर भी कांग्रेस को हमने वहां पे खत्म कर दिया। दूसरा, इसके अलावा हरियाणा प्रदेश के अंदर इतिहास में पहली बार दूसरी बार जो सरकार रिपीट हो गई है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो किसानों के आशीर्वाद से आई है। माननीय मोदी जी की पहले 282 सीटें थी, अब की बार 303 सीटें जो आई है वो किसानों के आशीर्वाद से आई हैं। और मैं फरीदाबाद जिले के सागरपुर गांव में रहता हूं, मैं एक छोटा सा किसान हूं और मैं अपना ठेकेदार किसी को नहीं बना सकता। इसलिए कृपया करके जो आम किसान है इस देश का, वो अपने खेतों में मेहनत कर रहा है, तो आप किसी को भी किसान नेता ना कहें। आप किसान नेता कह रहे हैं तो मुझे भी किसान नेता मेरा,
और अभी 1200 करोड़ रुपए के चंदे का जो आरोप लग रहा है उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अभी यूपी के अंदर जो घटनाक्रम चल रहा है आगामी के चल रहा है, अभी पंजाब के अंदर जैसे गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जो एक भारतीय आर्थिक पार्टी बनाई है, 117 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो राकेश टिकैत जी की भी मंशा यही लग रही है कि वो राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, उनका स्वागत है। वो पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस और रालोद के समर्थन से, उनकी जमानत और फिर उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा किसान कितने उनके साथ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक मैं बात करूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या योगी जी हो या मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश के अंदर हो, ये किसानों सरकार है, गरीबों के लिए समर्पित सरकार, और किसानों के लिए हमने वास्तव में काम किया है। और इसीलिए जनता और किसानों ने बार बार हमें आशीर्वाद दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों से, जो उनके संगठनों के प्रतिनिधि हैं, उनसे विजेंद्र नेहरा जी, कि आप आइए, आपको लग रहा है कि इस महापंचायत का असर, और जिस तरीके से किसान नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में ना आए, हम जनता से आग्रह करेंगे, इसका कोई असर दिख पाएगा? देखिए, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल विजेंद्र नेहरा जी। देखिए, अभी यूपी में जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, तो मुजफ्फरनगर राकेश टिकैत जिला पंचायत चुनाव, जो व्यक्ति अपने जिले के अंदर ही जिला पंचायत चुनाव अपने समर्थित उम्मीदवार को ना जिता पाए, वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में रोकने की बात कहे, तो इससे हास्यास्पद बात और कोई हो नहीं सकती। ये जमानत जब्ती लोग हैं, अपनी जमानत नहीं बचा पाए और अगले चुनावों में अपनी जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से, आप लिख लीजिए, आज यूपी के अंदर फिर से हमारी सरकार बनेगी। यूपी की जनता इस चीज को जानती है और ये सारे के सारे राजनीतिक एजेंडा लेके चलने वाले लोग हैं, क्योंकि पहले भी चुनाव लड़ा है, आगे फिर चुनाव लड़ने की मंशा है। जनता इनको विजेंद्र नेहरा जी, अगर कोई किसान चुनाव लड़ने तो क्या कोई दिक्कत हो जाती है क्या? मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है? सियासत का ठप्पा लग जाता है क्या उसके ऊपर? किसान क्या चुनाव? कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सबका स्वागत है, लेकिन कम से कम किसान के कंधे का इस्तेमाल ना करें। राकेश टिकैत जी जैसे पहले लड़े थे चुनाव कांग्रेस और रालोद के समर्थन से, उसी तरह से राजनीतिक पार्टियों के सिंबल पे फिर से लड़े, लेकिन किसान के कंधे का इस्तेमाल ना हो। गुरनाम सिंह चढ़ूनी आम आदमी पार्टी से उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी, जमानत जब्त हुई, फिर से आम आदमी। विजेंद्र नेहरा जी, लेकिन खुलकर लड़े, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल ना करें, किसानों के कंधे का इस्तेमाल ना करें। विजेंद्र नेहरा जी, ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी। आपको क्या लगता है जो मुजफ्फरनगर में जो किसान बैठे वो किसान नहीं है क्या? बोल दीजिए, आप बात रखिए, किसान नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, देश का जो आम किसान है ना, उसके पास इतना समय नहीं है। मैंने कपास की खेती की हुई है, आप मेरे गांव में आइए, अभी कपास पक्के तैयार हो चुकी है। मतलब वो किसान नहीं है आपके अनुसार? वो किसान नहीं? आप मेरी बात तो सुनिए पहले। मेरे गांव के अंदर मैंने कपास लगाई हुई है, हमें तो कपास को अब उसकी तुराई करनी है, उसके बाद मंडी में जाके बेचना है उसको। और मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 5500 रुपए का रेट है मंडी में कपास का, और मंडी से बाहर वो 6000 और 6500 रुपए तक बिक रही है। हरियाणा प्रदेश की सरकार जो है 10 फसलों को एमएसपी पे खरीदती है, अकाउंट के अंदर पेमेंट भेज देती है। इस बार गेहूं को 1975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 83 लाख मीट्रिक टन 16,000 करोड़ रुपए की पेमेंट किसान के खाते में आ गई। वो किसान अपने खेत में लगा हुआ मेहनत कर रहा है, उसके पास राजनीति करने का इतना समय नहीं है बेचारे के पास में। और राकेश टिकैत जी इतना भला किसान का चाहते हैं, कृपया मेरा निवेदन है कि वो ये बता दे कि वो इतने बड़े व्यापारी कैसे बन गए। बार बार व्यापारी की बात करते हैं, वो करोड़ों रुपए उनके पास में है, ऐसा देश, उसके पास क्या फॉर्मूला है जो गरीब किसान को नहीं बताते उस फॉर्मूले को। अगर गरीब किसान को फॉर्मूला बताते तो गरीब किसान के पास भी इतना पैसा आ सकता है, वो भी करोड़पति बन सकता है, वो भी एसी में सो सकता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल सकता है 1 करोड़ रुपए की में। जी को अपना फॉर्मूला गुरनाम सिंह चढ़ूनी को, आम किसान को बताना चाहिए, जिससे कि उसके भी दिन फिर जाएं। कांग्रेस के शासनकाल में 2014 में जब हमारी सरकार आई, 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की थी। अब 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की थी पुराने सिस्टम के हिसाब से। हम सिस्टम को बदलना चाहते हैं, फसल की लागत का 1.5 गुना दे रहे हैं और 2022 तक किसान की आमदनी को डबल करने का जो लक्ष्य है, उस उद्देश्य में मोदी सरकार लगी हुई है। इसलिए वर्षों से लंबित जो सिफारिशें थी कृषि क्षेत्र को लेकर के, उनको हमने लागू किया और ये ऑप्शनल है। ये तो आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप इसको अपनाना चाहें या ना अपनाना चाहें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहें या ना करना चाहें, आप मंडी में एमएसपी पे फसल पे बेचना चाहें या मंडी से बाहर बेचना चाहें, ये तो आपकी मर्जी है जनाब। इसमें कोई जबरदस्ती तो है नहीं। हमारे साथ किसान नेता भी जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलते हैं। आपने बात सुनी अशोक मलिक जी, किस तरीके से विजेंद्र नेहरा ने अपनी बात रखी है और उन्होंने जो भी बातें रखी, आप इस बात से कितना सहमत है? वो कह रहे हैं कि जो असली किसान है वो तो खेतों में है और देख लेना आप यूपी में योगी सरकार ही आएगी, लिख के लेना। ये तो ये बात कह रहे हैं, कोई असर नहीं पड़ने वाला। देखिए जी, नहीं ये कह रहे हैं, ये बात पहले भी कह रहे थे नेहरा साहब, केवल किसानों के आशीर्वाद से सरकार बनी है। तो जब किसानों के, क्योंकि जो सत्ता में रहते हैं वो किसान को भूल जाते हैं और किसानों का आशीर्वाद लेके जब सत्ता में नहीं रहते फिर सत्ता में पहुंच जाते हैं। जी।
तो किसानों का आशीर्वाद लेके सत्ता में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन किसानों की जो मांग है, डिमांड है, उसको फिर पूरा करना भूल जाते हैं। अब ये नेहरा साहब कह रहे मैंने कपास की खेती की है, नेहरा साहब से ये पूछो भाई, उस कपास की खेती जो आपने की है उसमें जो कह रहे हो किसान खेत में, क्या वो उसके टिंडे फूट के फूल खिल के क्या आप उसकी चुगाई करते हो, कैसे चुगाई करते हो, खेत में कभी घुसे हो? तो ये तो सारे ये है, ये सरकारी तंत्र के आदमी है, इन्होंने अपनी सरकार को, ये तो एक नुमाइंदे हैं, उनको खुश करने के लिए देखो इन्होंने तो उनके हिसाब जिसकी पार्टी भविष्य का गीत गाएंगे, लेकिन असली बात यह है किसान खेत में भी है और किसान दिल्ली पे भी नजर गड़ाए हुए है। जिस प्रकार बाबा भीमराव अंबेडकर की कभी आप मूर्ति देखोगे उसकी उंगली दिल्ली की तरफ है, तो हमारा भी एक पांव खेत में है और दूसरा हमारा इस जो है ध्यान दिल्ली की तरफ भी है कि हमारे को हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं हमारा जो ये कानून बनाए, जब किसान कानून चाहता ही नहीं तो वे सरकार क्यों उड़ी हुई है व्यापारियों को फायदा करने के लिए? तो यही आज जो मुजफ्फरनगर की पंचायत, और हम भी नहीं पहुंचे, इतना लंबा चौड़ा जाम है, शामली से निकल पाए मुश्किल से यहाँ बैठे। तो ये है कि हमारी मांग ही कुछ नहीं है सरकार से, सरकार वैसे ही देश के किसान को परेशान कर रही है। जब हमारा पुराना खर्रा चल रहा है, इस महापंचायत में रणनीति तो तय की जाएगी। अशोक मलिक जी बात सुनिए, अशोक मलिक जी, इसमें महापंचायत में रणनीति तो तय की जाएगी, किस तरीके से किसान आंदोलन का भविष्य रहेगा, किस तरीके से आगे लेकर जाना है, लेकिन क्या इसमें इस बात को लेकर रणनीति तय की जाएगी कि सरकार के साथ भी बातचीत करनी है, और जो तमाम नेता बीजेपी के ही साथ के कह रहे हैं कि हम मध्यस्थता करवाएंगे, आप आइए तो सही, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, क्या इसमें इसको लेकर बातचीत की जाएगी, इस पहलू को लेकर ध्यान में रखा जाएगा महापंचायत की बातचीत भी तो होनी चाहिए? हाँ भाई साहब, हम शुरू से ही हमारे पहले बताया जितनी भी खाप पंचायतें हैं वो शुरू से ही देशी रही, पंच में बातचीत के जरिए से हल निकलना चाहिए, टकराव नहीं होना चाहिए। टकराव की स्थिति पैदा होने में नुकसान होता है, चाहे सरकार का हो चाहे किसान का हो। और आज की पंचायत के जो अंतिम फैसले होंगे वो क्या होंगे वो बाद में पता चलेगा, लेकिन किसान तो शुरू से चाहता है वही हल निकले, लेकिन सरकार ने वार्तालाप बंद की हुई, किसान तो इंतजार में है सरकार कब लाए दोबारा बातचीत के लिए। ठीक है विजेंद्र नेहरा जी, सरकार ने बातचीत बंद की है, बातचीत तो होनी चाहिए। देखिए मैं बताना चाहूंगा मलिक साहब से कि अगर मलिक साहब चाहते हैं कि बातचीत हो तो 12 बार भारत सरकार ने पहल करके किसानों को बुलाया है बातचीत करने के लिए। जो किसान संगठनों के 40 किसान संगठन के जो संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि वो नहीं बता पाए 12 बार में उनको आपत्ति क्या है। मैं मलिक साहब से निवेदन कर लेता हूँ, मलिक साहब जाएं और किसानों से बातचीत करके भारत सरकार को बोले कि हम बातचीत करना चाहते हैं, सिवाय कृषि कानून को रद्द कराने के जो भी आपके मलिक साहब सुझाव है उन सबको भारत सरकार मानने के लिए तैयार है। आपको मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का इस मामले में मध्यस्थता कोई चाहिए उसके लिए मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, आप बातचीत कराइए। दूसरा मैं बताना चाहूंगा मलिक साहब, 5 दिसंबर 2020 को भारत सरकार ने एक लिखित प्रस्ताव किसान संगठन के नेताओं के बीच में भेजा था। उसमें यह लिखा हुआ था कि सिवाय कृषि कानून को रद्द कराने के आपके जो भी सुझाव हैं, जो भी संशोधन आप कराना चाहते हैं इस कानून में, हम वो करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि सरकार ने एक प्रोविजन इसमें किया था कि एसडीएम सुनवाई करेगा, उसके साथ हमने आपको छूट दी थी कि आप कोर्ट भी जा सकते हैं। आपने बोला था मंडी से बाहर टैक्स लगाइए क्योंकि मंडी से बाहर टैक्स लगना चाहिए, हमने टैक्स लगाने के लिए तैयार है। आपने बोला मार्केट कमेटी की जो फीस है वो भी लगाइए, वो भी करने के लिए तैयार है। मंडी से बाहर व्यापारी का रजिस्ट्रेशन करिए, हम उसके लिए भी तैयार है। बिजली की जो व्यवस्था संशोधन करके सरकार लेके आ रही थी उसको वापस लीजिए, हमने उसको भी वापस ले लिया। पराली के ऊपर आपने प्रावधान आपत्ति जताई कि ये कानून ठीक नहीं है, जुर्माने के प्रावधान वाला, हमने उसको भी वापस ले लिया। मलिक साहब हमने तो किसानों की सारी बातों को मान लिया, लेकिन इसमें जहां तक बात आपने जो की है ये सिवाय कृषि कानून को रद्द कराने का, देखिए मलिक साहब इतना बढ़िया अगर सिस्टम था तो किसान इतनी बुरी स्थिति में क्यों है? 70 साल के इतिहास में भी किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है, फसल का रेट नहीं मिलता है। देखिए मलिक साहब आपने जो बात की है ना, मैं कोई कोरी बात नहीं कर रहा हूँ, फरीदाबाद जिले में सागरपुर गांव का रहने वाला हूँ और मैंने 11 धान की भी खेती की हुई है, कपास भी लगाई हुई है, मैं ज्वार भी बोता हूँ, खरीफ और रबी की फसल करता हूँ, छोटा सा किसान हूँ, 10 एकड़ जमीन मेरे पास है। मेरे गाँव के पास में फतेहपुर बिल्लोच गाँव है मलिक साहब, फतेहपुर बिल्लोच गांव पूरे एशिया के अंदर मशहूर है अपने फूलों की खेती के लिए। वहां पे जो फूलों की खेती होती है, जब वो दिल्ली लेके जाते थे पहले अपने फूलों को 10% मार्केट फीस मलिक साहब उनको देनी पड़ती थी, पुलिस वाले रोकते थे, मार्केट कमेटी के अधिकारी रोक के उनसे पैसे वसूल करते थे। आज ठीक है विजेंद्र नेहरा जी, आपने अपनी बात रखी, तमाम एस्पेक्ट को लेकर आप अपनी बात रखी है। अब अशोक मलिक भी छोटा सा कमेंट करेंगे। अशोक मलिक जी, सारी बात आपने सुनी, बातचीत के लिए तैयार है, वो कह रहे हैं मैं खुद मध्यस्थता कराऊंगा, मैं मनोहर लाल सरकार से बातचीत करूंगा ताकि बातचीत हो सके।
किसान नेताओं और सरकार के बीच में। अब बताइए अशोक मलिक जी, आवाज सुन पा रहे हैं? बहुत अच्छी बात भाई ने बहुत अच्छी बात कही है और बातचीत होनी चाहिए। और जो खेती बाड़ी वाली बात है, ये भी किसान है, हम भी किसान है, उसे भाई इस पार्टी से जुड़ गए और हम चाहते थे, समाधान चाहते हैं। ये आज की पंचायत में क्या निर्णय होता है, उस निर्णय के बाद में हो सकता है 1-2 दिन बाद में सरकार बातचीत के लिए बुला ले। ठीक है अशोक मलिक जी, ठीक। हमारी जो पंचायतों ने मीटिंग बुलाएंगे इस पंचायत के बाद, और सारे जो किसान। ठीक है अशोक मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। विजेंद्र नेहरा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।